वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे कि इन्फ्लेशन होता जो है उसको हम कैसे जो है मेज़र कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए बेसिकली क्या होता है, दो मेथड है जो इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सेकंड जो मेथड है जो हम इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इनको एक एक को देखेंगे। सबसे पहले आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमर कहीं ना कहीं प्राइस से अफेक्ट हो रहा है। आप सबको पता है जब भी किसी गुड्स का क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे पास इनकम एक लिमिटेड होती है, हम ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को नहीं खरीद सकते। अगर प्राइस कम होता है तो हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब भी किसी गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो पर्सन जो है उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मतलब रहन सहन का जो खर्चा होता है वो अफेक्ट होता है। और उसी को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सीपीआई, कि जो प्राइस है वो चेंज हो रहा है और वो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहन सहन के खर्चे को प्रभावित करता है। और इसी को मेज़र करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कंज्यूमर का एक प्राइस इंडेक्स बनाते हैं। जैसे देखो, एज अ प्राइस गो अप, जैसे ही प्राइस बढ़ा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन क्या खर्चा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही प्राइस कम होता है, हमारा जो रहन सहन का खर्चा होता है वो कम हो जाता है। तो वो यही कहता है कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर सीपीआई बनाने से हमें क्या पता चलता है कि जो प्राइस रोज़ चेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसकी वजह से क्या जो है हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या बनाते हैं, सीपीआई बनाते हैं। अब हम सीपीआई की एक अलग से हम एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नाम देते हैं। अब हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये तो पता है कि सीपीआई में क्या होता है, प्राइसेस के चेंज होने से हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है वो चेंज हुई, और उसी को मेजर करने के लिए हम सीपीआई बनाते हैं। अब क्या होता है, कंज्यूमर क्या करता है इसमें, अब हमें ये पता होना चाहिए कि आप, हमें ये तो पता है कि प्राइस के चेंज होने से हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। उसी को मेज़र करने के लिए हमने क्या बनाया, सीपीआई बनाया है। अब जो सीपीआई है उसके अंदर कौन कौन सी गुड्स आती हैं, सीपीआई में कौन सी गुड्स एंड सर्विस आएगी। देखो सीपीआई में क्या होता है, फूड आइटम, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल, लाइटिंग, एजुकेशन, ये सब गुड्स जो होती हैं, ये सारी आइटम जो किस में आती हैं, सीपीआई में आती हैं। और हमने अभी अभी पढ़ा भी है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है, किसका चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो हमारे रहन सहन का जो खर्चा होता है, जो भी गुड्स और सर्विस हम यूज़ करते हैं उनका प्राइस में जो चेंज होता है वो हमारे रहन सहन के खर्चे को प्रभावित करता है। उसी को मेज़र करते हैं किससे, हम सीपीआई से। अब क्या होता है, जो ये इसको सीपीआई को हम किस किस नाम से जान सकते हैं। सबसे पहली बात तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कि कहीं ना कहीं इसने हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ में जो कॉस्ट है उसको इम्पैक्ट किया है, तो इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम रिटेल प्राइस इंडेक्स बोल सकते हैं। थर्ड, इसको जो हम क्या बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ लिया कि होता क्या है या इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये किस किस ग्रुप के लिए बनता है। इन इंडिया सीपीआई कंस्ट्रक्टेड फॉर 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर, 3 कंज्यूमर के जो ग्रुप होता है उनके लिए बनता है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सीपीआई को बनाया जाता है। अर्बन सेक्टर में जो नॉन मैनुअल वर्कर, जो दिहाड़ी मजदूरी के जो लोग होते हैं उनके लिए बनता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपने देखा, वो दिहाड़ी मजदूरी के जो लोग काम करते हैं उनके लिए बनता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि सीपीआई जो होता है किन 3 मेजर ग्रुप्स के लिए बनाया जाता है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल वर्कर, सेकंड हमने कहा अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर, थर्ड एग्रीकल्चर लेबर। अब हमें पता लग गया, अब ये है कि इसको बनाना कैसे है, मतलब उसको बनाने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये 3 ग्रुप के लिए बनता है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा अब सीपीआई को क्रिएट करते समय कि आपको उन 3 ग्रुप में से किस कंज्यूमर के किस ग्रुप के लिए बनाना है। आपको इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बनाना है, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाना है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर काम करती है उसके लिए बनाना है। सबसे पहले आपने ये डिसीजन ले लिया आपने किसके लिए बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या डिसीजन लेना है कि कंज्यूमर को की कौन सी क्लास के लिए जो है हमने डिसाइड करना है कि हमें कौन से कंज्यूमर क्लास के लिए ये बनाना है। सेकंड, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमने अब ये डिसाइड कर लिया कि किसके लिए बनाना है। उसके बाद बजट होता है कि कंज्यूमर क्लास के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, भाई जिस भी क्लास या कंज्यूमर के लिए आप बना रहे हो
वो किस तरह से अपना खर्च करती हैं, कौन सी गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करती है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो गुड्स होती हैं, सर्विसेज, उनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फूड सबसे ज़्यादा मेन नेसेसिटी होती है हमारी, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल, एजुकेशन और हेल्थ, ये सब कुछ, ये हम 5 कैटेगरी में गुड्स को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि कोई भी पर्सन है इनके ऊपर किस हिसाब से खर्च कर रहा है, ठीक है। बजट इंक्वायरी में क्या करते हैं, बजट क्या होता है, जैसे आपका घर का बजट है आपके पास, आप ये देखते हो कि आपको फूड पे, क्लोथिंग पे, हाउसिंग पे कितना कितना कहाँ कहाँ आप कितना खर्च करोगे। तो हमने सेकंड क्या, पहले हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, सेकंड हमने ये डिसाइड कर लिया कि गुड्स और सर्विस, कौन कौन सी गुड्स और सर्विस पर हम खर्च करेंगे, किस हिसाब से खर्च करेंगे। तो आपने बजट की इंक्वायरी कर ली, ठीक है। फर्स्ट आपने क्लास का डिसाइजन कर लिया, सेकंड आपने बजट की इंक्वायरी कर ली, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, उसके आप बाद कौन सी इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइनिंग द प्राइस, कि क्या मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। जो भी गुड्स सर्विसेज हम यूज़ करेंगे उनका प्राइस जो है इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। आपको अब प्राइस से रिलेटेड, जैसे हमने कहा फूड यूज़ करते हैं, हम क्लोथिंग यूज़ करते हैं, हम बहुत एजुकेशन फैसिलिटी यूज़ करते हैं, उनका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, जिस भी ग्रुप के लिए आप बना रहे हो। जैसे आपने कहा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करते हैं उनका मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, तो आप प्राइस जो है वो डिटरमाइन करोगे, ठीक है। ऐसा होता है कि गुड्स और सर्विस का प्राइस होता है, वेरी करता है रीजन टू रीजन। मान लो आप दूध ही लगा लो कि गांव में आप लिखो इसका प्राइस फिर भी कम मिलेगा आपको, 50 रुपये में 1 kg मिल जाएगा, या कई बार आपको 45 में 1 kg जो है दूध मिल जाएगा आसानी से। लेकिन आप शहर में जाओ, आपको 60 में, कहीं 60 इसका रेट है, कहीं 78 है। तो क्या है, रीजन टू रीजन क्या होता है, एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या है, प्राइस वेरी करता है। तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कौन सा प्राइस लोगे। तो आप ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा किस तरह से आप प्राइस को लोगे। फिर आपको क्या करना है, अगला स्टेप, आपने प्राइस का डिसीजन ले लिया, डिटरमाइन कर लिया कि आप कैसे प्राइस लोगे। अगला स्टेप आपको करना है कि बेस ईयर का मतलब है कि आप अपने कंस्ट्रक्शन करने में सीपीआई का एक बेस ईयर लोगे, ठीक है, जिसको आप आधार बनाओगे। इसको आधार बना के कि इन्फ्लेशन कितना हो रहा है या नहीं। तो बेस ईयर आप जो भी चूज़ करो वो नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कोविड के टाइम में अगर हम 2020 को बेस ईयर बना ले तो हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नॉर्मल मतलब उसमें कोई क्लाइमेटी ना हो, उसमें कोई जैसे अभी कोई बीमारी जैसे कोविड वगैरह ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, नॉर्मल ईयर हो, उसको हम क्या ले सकते हैं, बेस ईयर ले सकते हैं। अब आपने बेस ईयर का भी चूज़ कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, वेट होता है, क्या होता है इसमें, क्या करते हैं हम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते समय हम हर एक कमोडिटी को वेट असाइन करते हैं। तो अब क्या है, कंज्यूमर डिफरेंट कमोडिटी जो है यूज़ करता है, कोई ज़्यादा यूज़ करता है, कोई कम यूज़ करता है, उसी हिसाब क्या है, डिफरेंट जो कमोडिटी होती हैं उनको हम डिफरेंट जो है वेट असाइन करती है। हम क्या कर देंगे, हर एक कमोडिटी को, हर एक सर्विस को क्या कर देते हैं, वेट असाइन कर देते हैं। जब हम वेट असाइन कर देंगे, हमने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली, हमने वेट असाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हम इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बना सकते हैं। अब क्या होता है, अब कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, मतलब जिनकी हेल्प से आपको एक इन्फ्लेशन की जो रेट है, या फिर आप कह दो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है, उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। आप क्या करोगे, इस मेथड का यूज़ कर सकते हो, इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट जो मेथड होता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कैसे होता है, समेशन ऑफ प्राइस P1 करंट पीरियड में जो प्राइस चल रही है, क्वांटिटी ऑफ Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी, अपॉन समेशन ऑफ प्राइस P0 जो बेस ईयर में प्राइस था वो, इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100। अगर हम इस फॉर्मूले जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसका यूज़ करके इसको मेज़र करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपीआई आ जाएगा। कौन से मेथड से, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से। फिर एक मेथड होता है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में हम क्या करते हैं, रिलेटिव वैल्यू लेते हैं। रिलेटिव वैल्यू क्या होता है, प्राइस का जो डिफरेंस होता है P1 माइनस P वाला जो यूज़ करके, तो हम रिलेटिव मेथड में W क्या होता है हमें पता है, हम वेट असाइन करते हैं, या कई बार हम W कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू P0 इंटू Q0। ऐसे करके भी हम क्या करते हैं, तो हम दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पहला कौन सा है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एंड सेकंड इज फैमिली बजट मेथड। इन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सीपीआई को बना सकते हैं। अब हमारा क्या हो गया, सीपीआई पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स नाम से देखो, होल मतलब सब कुछ इसने कवर कर लिया। ये क्या है, पूरी इकोनॉमी के अंदर सब हर चीज़ को कवर करता है। पूरी इकोनॉमी में अगर आपको होल एक लेवल पर प्राइस का मेजर करना है, देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स दैट मेजर द ओवरऑल चेंज, पूरे चेंज को, कि प्राइस लेवल में जो ओवरऑल चेंज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर
अगर उसको आपको मेजर करना है तो आप कौन से मेथड का यूज़ करते हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं इन इंडिया। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये तो पता लग गया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम ओवरऑल चेंज, पूरा जो चेंज है प्राइस में, उसको मेजर करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में फर्स्ट कब आया? इन इंडिया द फर्स्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स वॉज कंस्ट्रक्टेड 1947 के अंदर इसको लाया गया। और कौन लेके आया इसको, किसका इनिशिएटिव था ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री है हमारी, वो उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसने सबसे पहले क्या यूज़ किया था? WPI का यूज़ किया था। और क्या कहते हैं कि 2011-12 में ना इसका WPI का जो बेस ईयर है 2011-12 जो है उसको हम लेते हैं। जैसे वहाँ पर बेस ईयर था ना कि हमने एक नॉर्मल बेस ईयर जो है वो चुनना है, यहाँ पर जो WPI का जो बेस ईयर है वो है 2011-12, ठीक है। और वो कब चेंज किया गया था? 2017 के अंदर हमने कब चेंज 2017 में हमने बेस ईयर चेंज किया, उसे क्या बनाया? 2011-12। पहले क्या था? 4-5 था, ठीक है। हमें ये पता लग गया कि WPI होता क्या है, इसके अंदर ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव था, इसका बेस ईयर जो है WPI का क्या है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्टली इनसे सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये है, जैसे वहाँ पर हमने CPI बनाते समय हमने क्या देखा था कि कौन सी क्लास के लिए बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे प्राइस डिटरमाइन करना है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि अब क्या करते हैं WPI, सिर्फ ये एक डिफरेंस होता है CPI और WPI में कि CPI में गुड्स और सर्विस दोनों आएंगी और WPI जो होता है उसके अंदर सिर्फ गुड्स आती हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ गुड्स आती हैं। अब वहाँ पर क्या करते हैं हम, पहले इनको गुड्स को कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहले क्या होता है? प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स में हम कौन सी? जो कि नेचुरल रिसोर्स, जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो फूड आइटम भी हो सकती है, नॉन फूड भी। फूड आइटम में जैसे आप मान लो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, नेचर ने दिए हैं। नॉन फूड आइटम मिनरल्स वगैरह, ठीक है। फ्यूल प्रोडक्ट भी इसमें आते हैं, जैसे कोल, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट। कई बार क्या होता है, इनमें से ना किसी भी प्रोडक्ट का नाम दे देंगे और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये CPI में आता है या WPI में। तो हमें एक बेसिक मतलब इनकी रीडिंग होनी चाहिए कि CPI में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं और WPI के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो पहले प्राइमरी गुड्स में क्लासिफिकेशन होता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी, इक्विपमेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर, ये सब कुछ होता है। उसके बाद कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आ गया। उसके बाद अब जैसे वहाँ पर अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना हो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आपको करंट पीरियड का WPI अगर पता है, ठीक है, करंट टाइम पीरियड में WPI क्या है आपका, उसमें से आप क्या करो, बेस ईयर का WPI को माइनस कर दो अपॉन बेस ईयर का WPI इंटू 100। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इन्फ्लेशन को मेजर करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? रेट ऑफ इन्फ्लेशन। या तो इसको यूज़ कर लो या यूज़ कर लो इसको, इससे दोनों फॉर्मूले क्या है? सेम है। तो अगर आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है किसके अंदर? WPI के अंदर। आपको कौन सा मेथड यूज़, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करके क्या कर सकते हो? WPI में इन्फ्लेशन को जो है मेजर कर सकते हो। अब क्या है, अब आपको जैसे हमने कहा था कि मेन कंपोनेंट, कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो WPI में होते हैं, इनकी बेसिक रीडिंग होनी चाहिए। जैसे फूड आर्टिकल्स कहते हैं, इसमें व्हीट, पैडी, नॉन फूड आर्टिकल, ऑयल, सीड, मिनरल, सारे के सारे, ठीक है। और इसके अंदर केमिकल्स, प्लास्टिक, सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में क्या क्या ज़्यादा बेसिक आता है? उसमें शुगर आता है, तम्बाकू आता है प्रोडक्ट, फैट आता है, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है मेजर कंपोनेंट है WPI की, ठीक है। इन सब की एक बेसिक रीडिंग होनी ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। अब क्या होता है, हमें अब ये पता लग गया कि WPI से हम होल प्राइस गुड्स एंड सर्विस, गुड्स का जो चेंज होता है उसको मेजर करते हैं। तो WPI की ट्रैक द होल प्राइस ऑफ गुड्स का, एंड जो CPI है उससे सिर्फ एवरेज प्राइस जो है वो मेजर करते हैं। कभी भी ना सेंट्रल बैंक हमारा जो है वो कभी भी WPI का यूज़ नहीं करता। क्यों नहीं यूज़ करता? क्योंकि WPI के अंदर हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। और जो CPI होता है ना, CPI जो हमने अभी पढ़ा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसके अंदर हम इन्फ्लेशन को लेते हैं। CPI में हम क्या लेते हैं? इन्फ्लेशन को लेते हैं। इसलिए हमेशा RBI जो है ना, सेंट्रल बैंक जो हमारा है, वो क्या यूज़ करता है अपनी पॉलिसी बनाने के लिए? किसको यूज़ करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को या CPI को यूज़ करता है। वो WPI का यूज़ करके इन्फ्लेशन को कभी भी मेजर नहीं करता। अब हमें ना बेसिक जो ओवरऑल व्यू जो है इससे निकल के आया, इसका जो बेसिक क्रक्स है, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले कि WPI किसने रिलीज़ किया, कौन सी मिनिस्ट्री है जो WPI को रिलीज़ करती है या CPI को रिलीज़ करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमने पढ़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है WPI को रिलीज़ करती है।
फिर सेकंड सीपीआई जो हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा, उसको कौन रिलीज़ करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये एक इंडस्ट्री है, ये क्या करती है? सीपीआई को रिलीज़ करती है। अभी हमने पढ़ा कि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ क्या करते हैं हम? ओवरऑल चेंज प्राइस में किस में देखते हैं? सिर्फ गुड्स होती है उसके अंदर। और जो सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स, और जो सीपीआई है उसमें क्या लेते हैं हम? गुड्स भी लेते हैं और सर्विसेज को लेते हैं। और आइटम, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है कि इनमें डब्ल्यूपीआई में कितनी आइटम आती है, सीपीआई में कितनी आइटम आती है। डब्ल्यूपीआई में जो आइटम होती हैं वो कितनी होती हैं? 697 आइटम्स होती हैं। और सीपीआई में क्या होता है? सीपीआई में रूरल बास्केट अलग होती है गुड्स एंड सर्विस की, एंड अर्बन बास्केट की जो आइटम्स होती है वो अलग होती है। तो रूरल में कितने होते हैं? 448, और अर्बन में कितने होते हैं? 460। अब हमने पढ़ा था ना बेस ईयर, डब्ल्यूपीआई में जो बेस ईयर है 2011-12, हमने देखा था कि 2017 में उसको चेंज किया गया था। और जो सीपीआई का जो बेस ईयर है 2012, क्योंकि 2012 जो है सीपीआई का ये जो क्या है, जो हमने अभी सीपीआई पढ़ा है या जो डब्ल्यूपीआई पढ़ा, उसका जो मेन क्रक्स है वो ये है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।